कोई हमसे पूछे लाइट होता क्या है तो हम क्या जवाब देंगे। देखिए, अगर आपको लाइट को समझना है तो अभी मैंने दो प्लेन की बात करी, एक तो मेरा हाथ वाला, ऐसे समझ लो, एक तो ये हाथ वाला और एक ऐसे वाला। अभी एक प्लेन और बचा, कौन सा वाला? ये सामने वाला, ऐसे ऐसे वाला। कहने का मतलब है मैं फोन को देखूं अपने, मेरी आंख में वो सारी इंफॉर्मेशन गई, जाने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हुई, ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्रेन तक पहुंची, लिखा हुआ है, इसको अपने नोटबुक में नोट करना शुरू कर दो अभी, साथ साथ अच्छे अच्छे नोट्स बना लो ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। तो इस प्लेन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड, इस प्लेन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रेवल किस प्लेन में कर रही है? ये वाले प्लेन में कर रही है आपकी तरफ, ऐसे। तो अगर मैं बात करूं ट्रेवल करने की तो वो कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी होंगे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। मैं निखिल सिंह बेस्ट पूरी करियर वेल फैमिली की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम अपनी फर्स्ट जर्नी को शुरू करने वाले हैं। जर्नी का नाम रहेगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लाइट होता क्या है। तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, फिजिक्स की फ्लाइट शुरू होने वाली है और बिना किसी समय की देरी के लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लाइट होता क्या है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि लाइट का नेचर कैसा होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चलेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं इसे समझेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम समझ लेंगे तो हम स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में भी हमें दो अलग तरीके के स्पेक्ट्रम दिखेंगे, जिसे हम देख सकते हैं और एक जिसे हम नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम फिर उसके बाद धीरे 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 अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां से हमें एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने चैप्टर को खोलें, पहले पेज को देखें, तो उस पहले पन्ने में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर वाला सेक्शन इन चीजों को इंक्लूड करता है। और अगर नॉलेज नहीं तो हम उतने बेहतर तरीके से आने वाली पढ़ाई को नहीं समझ पाएंगे। तो बिना समय को वेस्ट करे चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब मैंने बात करी लाइट की। कोई हमसे पूछे लाइट होता क्या है तो हम क्या जवाब देंगे। देखिए, अगर आपको लाइट को समझना है तो बहुत बेहतरीन मेरे पास एक एग्जांपल है आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। देखिए, मैं कुछ करता हूं, क्या? लेट्स सी। मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? बिल्कुल दे रहा हूंगा, क्योंकि अभी भी यहां थोड़ा बहुत लाइट का सोर्स है। लेकिन अचानक से इतना सारा अंधेरा क्यों हो गया? क्यों ये सारी चीजें अब हमें दिखनी बंद हो गई? मेरी सराउंडिंग की चीजें मुझे खुद भी कम दिख रही हैं और आपको सिर्फ मैं ही थोड़ा बहुत दिख रहा हूं, उसके अलावा मेरे आसपास की चीजें नहीं दिख रही है। तो यही तो लाइट है। लाइट ऐसा क्या करती है? लाइट आती है, लाइट सेंस ऑफ साइट को जगाती है। सेंस ऑफ साइट को जगाती है। अब लाइट के बारे में हम और समझे उससे पहले मैं लाइट को ऑन कर लेता हूं, क्योंकि हमें तो लाइट की जरूरत है चीजों को समझने और आसपास की चीजों को देखने के लिए। मैंने क्या कहा? लाइट हमारे सेंस ऑफ साइट को जगाता है। लाइट सेंस ऑफ साइट को एक्चुअल में जगाता कैसे है? देखिए, हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज पढ़ी है, हम पिछली क्लासेस में एनर्जी को पढ़कर आए हैं। उसी तरीके से लाइट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर हमसे पूछे लाइट क्या है तो हमें यही कहना है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सीधा है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस वाले को भी हटा दे क्या? हटा देते हैं और यहां पे भी एक एरो प्यारा सा दे देते हैं। लाइट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरे साथ लिखिए इधर पे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब ये हमारी आंखों में जाती है ये सेंस ऑफ साइट क्रिएट करती है। मतलब कि अगर मैं और छोटे शब्दों में इसको समझाना चाहूं, मेरे आसपास की सराउंडिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेरा ब्रेन उसे कैसे परसीव करता है। मेरे ब्रेन को अगर उसे परसीव करना है तो सबसे पहले वो मेरे ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं? इसमें सबसे पहली चीज हमारा ये आई, ह्यूमन आई, इसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ह्यूमन आई बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो दो आईज हमें दिए गए हैं, इन आईज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी आसपास की इंफॉर्मेशन है वो सब मेरे इस आई, ये विंडो के थ्रू अंदर एंटर करता है। फिर अंदर अगर हम बिल्कुल एंड पे चले जाए, जहां हमारी इमेजेस बनती हैं, वो कहलाती है रेटिना। वो रेटिना में हमारे पास एक सुपरनेचुरल पावर है। हमारी बॉडी क्या करती है, जो बाहर से ये एनर्जी हमारी आंखों में गई है, इस एनर्जी को बदल देती है। और जब ये एनर्जी बदलती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होती ऑप्टिक नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है, फिर ब्रेन तक जाता है और ब्रेन इसे क्या करता है, परसीव करता है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक्ट करती है। अब अगर आप एग्जांपल लीजिए कि कोई सामने से मेरी तरफ एक बॉल फेंक रहा है, मेरी आंख ने उसे आता हुआ देखा। अब आंख ने देखा का मतलब क्या है, मेरी आंख में वो सारी इंफॉर्मेशन गई, जाने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हुई, ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन ने उसको समझा, उसके बाद ब्रेन ने एक्ट करने बोला। और ये सारी चीजें इन अ ब्लिंक होती है। तो सोचने वाली बात है कि हमारा ब्रेन कितना फास्ट वर्क कर रहा है। हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए ब्रेन ने ज्यादा समय नहीं लिया। अचानक से कोई बॉल आ रही है और मैंने एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया अपना, और वो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण क्या हुआ, मैं बच गया। अब कितने बार ऐसा होता है हमें चीजें दिखती नहीं है, इसका मतलब कि वो आने से पहले ही, हम तक पहुंचने से पहले ही, मतलब कोई इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचे उससे पहले वो पहुंच गया। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा हो शायद, या लगभग उसके आसपास हो। इसीलिए कुछ चीजें हमें दिखती ही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि जैसे हम अपने टाइम पर बेन 10 एक कार्टून आता था तो उसे देखते थे, उसमें एक एक्सेलरेट होता था, क्या भागता था। बिल्कुल वैसा ही कुछ समझिए कि स्पीड ऑफ लाइट भी होती है। अब उस स्पीड से हमारी जब आंखों में कोई इंफॉर्मेशन जाएगी, जाने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब बदलेगी, हमारी ऑप्टिक नर्व उसे कैरी करेगी, हमारे ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन परसीव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। अब इस सब में लाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रोल क्या है, सेंस ऑफ साइट को जगाना। उसके अलावा अगर मैं बोलूं लाइट है क्या, तो हम बोलेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ साइट इन आर आईज विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ साइट इन आर आईज। ठीक है, ओके। अब हमने शॉर्ट नोट्स तो बना लिए लाइट को समझने के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए मेरे पीछे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको अपने नोटबुक में नोट करना शुरू कर दो अभी, साथ साथ अच्छे अच्छे नोट्स बना लो ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। अब क्या है, नेचर ऑफ लाइट की बात हो रही है कि लाइट का नेचर एक्चुअल में होता कैसे है, कैसे हम जाने लाइट के बारे में, ओल्ड टाइम्स में कैसे लाइट को समझा गया। अब देखिए मेरे पीछे क्या लिखा है, लेट अस स्टडी फर्स्ट। एक प्यारा सा कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर लें, यही ले। क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक मैं बहुत बड़ा सोर्स बात करूं कि लाइट का सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास क्या है, तो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एक सन है, जो कि अपने आप में ही क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। और वो बर्न होने के कारण वो क्या क्रिएट कर रहा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है। वो एनर्जी हम तक आ रही है, हम तक आ रही है, तभी हम इस वर्ल्ड को, इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को परसीव कर पा रहे हैं। तो वो जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो कैसी लाइट है, वो क्या है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके अंदर एक बहुत प्यारा सा बॉक्स बना हो, एक पैरेंथेसिस में बहुत प्यारी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, दैट इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लाइट, तो आप बोलेंगे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, कोई पूछे मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव होना चाहिए। अब नॉन मैकेनिकल वेव से मैं समझता क्या हूं, इसका सिंपल सा एक अर्थ है, अर्थ को आप यहां लिख लीजिए, waves that
डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, नीड मीडियम टू ट्रेवल। ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली स्पेस क्या है? वैक्यूम। क्या वहां कोई हमारे पास मीडियम है? नहीं है। कोई पार्टिकल है? नहीं है। लेकिन फिर भी लाइट वहां से यहां तक ट्रेवल कर पा रही है। अब मैं आपको अगर मैकेनिकल वेव का एग्जांपल दूं तो साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत है। स्पेस में जाकर अगर मैं चिल्लाऊं, स्पेस पे जाकर अगर मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, आज समझ में आई मेरी बात? अगर मैं स्पेस पे जाकर चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज नहीं आएगी। लेकिन अभी मैं यहां पे रहकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं, क्या मेरी आवाज आएगी? बिल्कुल आएगी। मैं अगर बोल भी रहा हूं अभी तो आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास एक मीडियम है। वो मीडियम क्या है? वो एयर है। ऐसे ही वाटर, ऐसे ही ग्लास, ऐसे ही कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी एयर, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे आसपास का मीडियम हटा दिया जाए तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। हमारे आवाज से, गले से आवाज आएगी ही नहीं। हम एक दूसरे को सुन ही नहीं पाएंगे। तो वेव्स जिन्हें मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, नॉन मैकेनिकल वेव्स जिन्हें मीडियम की जरूरत ना हो, सच एज लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि लाइट के अलावा और क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास होती है। अच्छा, पूरी पंक्तियों को कंप्लीट करते हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ब्रैकेट में, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स which do not contain any particles and they do not require any material medium for their propagation। इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं है। अच्छा, लाइट के बारे में अगर हम और चीजों को जानना चाहें, लाइट को और समझना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत प्यार से हमारे पास यहाँ एक बॉक्स बना हुआ, इस बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। लेट अस रीड इट आउट। इन्होंने क्या बोला? स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ लाइट बेटा नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं मीडियम को बदलता रहूंगा वैसे वैसे मेरी स्पीड ऑफ लाइट बदलती रहेगी। आइए इसको और अच्छे से इलेबोरेट करके समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? हम कहना ये चाह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो अब हमने पढ़ लिया है। काइंडली इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। एंड उसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा? हम इसे डिनोट करते हैं सी से। स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं सी से। कितनी होती है ये? c इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस डाटा से आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई होगी कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में होती है या फिर एयर में होती है। कितनी होती है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट इसके बाद किसी भी मीडियम में चली जाए, कहने का मतलब है कि एयर के अलावा अगर वो लिक्विड वाटर में चली जाए या फिर सॉलिड मैं कहूं ग्लास में चली जाए, तो स्पीड हमेशा डिक्रीज ही करेगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जितना रेयरर यानी कि जितना लाइटर, जितना हल्का हमारा मीडियम, उतनी तेज हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। और सबसे हल्का मीडियम ही क्या है? वैक्यूम। और नियरली बराबर होता है एयर के, जहां स्पीड ऑफ लाइट हम कंसीडर करते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वैल्यू है, ये फिगर है, इसको हमें याद कर लेना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आए मेरी बात समझ में? इस चीज को नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। आगे अगर बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल में डिपेंड किसकी करती है, डिपेंडेंसी, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं डिपेंड करने की, क्यों किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो यहां पे लेते हैं डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। डिपेंडेंसी ऑफ लाइट
डिपेंडेंसी ऑफ लाइट। देखिए बहुत आसान बात है, हमें पता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। v का मतलब है, v का मतलब यहां है स्पीड ऑफ वेव। न्यू का मतलब है यहां पे को फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लैम्डा का मतलब है वेव लेंथ, वेव की लेंथ। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बदलेगी, अब वेलोसिटी किस हिसाब से बदल रही है? जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी बदले। अब मैं यहां आपको एक बहुत बेहतरीन बात बता दूं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वेव की, वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स के डिपेंडेंट होती है। सोर्स का मतलब है कि जितनी साइकिल हमारे सोर्स ने प्रोड्यूस करती, उतनी साइकिल्स को वो लाइट या फिर वो वेव कैरी करेगा थ्रू आउट द मीडियम, किसी भी मीडियम में चला जाए। लेकिन वेरी करता है हमारा वेव लेंथ। वेव का लेंथ कभी छोटा भी हो सकता है, वेव का लेंथ बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कि मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है। अब जैसे जैसे हमारा वेव लेंथ बदलेगा तो हमारी स्पीड ऑफ वेव या फिर मैं बोलूं स्पीड ऑफ लाइट भी बदलेगी। आई मेरी बात समझ में? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये दोनों v नहीं है, एक मैंने स्मॉल v बनाया जिसको हम ऐसे बनाएंगे, तरीका सीख लीजिए, जिसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अभी भी थोड़ा मैं नीचे से इसको बहुत ज्यादा गोल बना रहा हूं, इसको आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और न्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसको आप ऐसे बनाएंगे, या फिर इसकी जगह ये ना करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। भाई मेरी बात समझ में? लेकिन ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग है, वी और न्यू। अब ये फॉर्मूला हमने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा। साउंड चैप्टर में v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वेव का एक फॉर्मूला होता है। अब लाइट हमारी बहुत ही अतरंगी सी चीज है, ये वेव नेचर भी रखती है, ये पार्टिकल नेचर भी रखती है। एक समय आया जब लाइट को वेव कंसीडर करा गया था, जहां सर हाइगन्स ने हमें तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिखाए थे, जिससे उनके एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि अच्छा लाइट तो वेव नेचर रखती है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये आप सीनियर क्लासेस में, जब आप क्लास 12 कक्षा 12वीं में चले जाएंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में, कि सर हाइगन्स ने हमें थ्योरी दी थी, फिर हमारे पास सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, यंग सर का, सर यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें बताया था। हमने लाइट का डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस जैसा फेनोमेना सीखा था, उससे हमें ये पता चला था कि लाइट एक वेव है। लेकिन जैसे जैसे हम 1900 क्रॉस करने लगे तो हमें वेव का, लाइट का पार्टिकल नेचर देखने मिला, जहां हमें ये पता चला कि लाइट तो पार्टिकल की तरह ट्रेवल करती है। अब ये सारी चीजों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और बाद में जब हमें लाइट का एक फिनोमिनल ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि लाइट दोनों ही चीज तो दिखा रही है। देखिए वेव नेचर भी दिखा रही है, पार्टिकल नेचर भी दिखा रही है, और दोनों सही है, गलत भी नहीं है, लेकिन अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे। तो ये माना गया कि लाइट एक बहुरूपी चीज है जो कि डुअल नेचर रखती है, ऐसा भी ऐसा भी। तो यहां हमें लाइट का बहुरूपी स्वभाव देखने मिला। इस बहुरूपी स्वभाव को जब हमने स्टडी करा और एक कंबाइंड स्टडी बनाई, वही हमें पता चला लाइट का पार्टिकल वेव डुअलिटी नेचर, यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फिर लाइट को ना वेव कहा गया ना पार्टिकल कहा गया, फिर क्या कहा गया? वेव को रेडिएशन बोला गया।
तो फिर यहां से हमें पार्टिकल वेव डुअलिटी का पता चला कि हमारी जो वेव है वो डुअल नेचर रखती है, दो तरीके का व्यवहार रखती है। तो यहां जो हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, ये स्पीड का मीडियम के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाना, ये हमें एक वेव नेचर से समझ में आ रहा है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जिसे हमें समझने में मदद करता है। अब जैसे मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली अपॉन सोर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो गई। तो हम यहां से एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम इधर लिखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? एक सीधा एरो दे देते हैं प्यारा सा। वो फॉर्मूला क्या होता है? पिंक कलर का वो फॉर्मूला जो हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बन जाएगी, वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ बदलेगा, जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ बदलेगा, हमारा स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता रहेगा। ये तो हमारी अभी तक की क्या थी? सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, और जैसे जैसे मीडियम बदलता रहता है, हमारी जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ बदलती रहती है। अब मैं कहना चाहूं कि जितना ज्यादा डेंसर मेरा मीडियम, उतनी ज्यादा वेवलेंथ कम होती जाएगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी स्पीड हमारी भी जो लाइट की है वो डिक्रीज करते रह जाएगी। इसका मतलब ये है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब क्या कह रहा है? यहां लिखा है ना ये लाइन, क्या लिखा है देखो, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस स्पीड लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। कहां सबसे तेज भाग रही है हमारी लाइट? लाइट सबसे तेज भाग रही है हमारी वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में। वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में हमारी लाइट सबसे तेज भाग रही है। आई मेरी बात समझ में? तो ये चीज तो मैंने खैर यहाँ पे भी आपको लिखकर दिखा दी, जहां ये सारा डाटा हमें पता होना जरूरी है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे बोला आपको कि हमारी जो देखने की क्षमता है ये एक लिमिटेड रीजन तक होती है। मैं इसको आगे और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। यहां आप बस इस फिगर को लर्न कर लीजिए कि जो हमारी आंख की देखने की क्षमता होती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर विजिबल रीजन तक होती है, क्योंकि हमारी देखने की क्षमता वहीं तक है। हमने इसीलिए उस रीजन को विजिबल रीजन कह दिया। कैसा रीजन कह दिया? विजिबल रीजन कह दिया। वो विजिबल रीजन जो है उसी विजिबल रीजन तक हम देख सकते हैं, और वो रीजन की वेवलेंथ किस किस रेंज तक होती है? इस रेंज तक होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अब 400 नैनोमीटर का मतलब क्या है? एक्चुअली कुछ नहीं, 400 नैनोमीटर इज जस्ट अ सिंपल फिगर जिसको हम समझ, देखो नैनोमीटर का मतलब क्या है। नैनोमीटर अगर नहीं समझ रहे, पहले ये समझिए, आप किलोमीटर तो जानते हैं ना। लेंथ की क्या है ये कोई भी लेंथ होती है ना। अब मैंने आपसे बोला चलो रनिंग करो, 100 किलोग्राम रनिंग करो, कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। यूनिट का अपना एक मतलब होता है। किलोग्राम बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा कि अरे यहां तो बात हो रही है बॉडी के मास की। वैसे ही अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो हम मीटर या फिर किलोमीटर में बदल उन चीजों को पढ़ते हैं। तो वैसे ही जो हमारी एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो होती है मीटर। लेकिन अगर मुझे बहुत बड़े पैमाने में किसी चीज को देखना है, नापना है, तो मैं मीटर की जगह क्या लगाता हूं? किलोमीटर, किलो वर्ड लगा दिया। किलो का मैथमेटिकल टर्म होता है 10 रेज़ टू द पावर 3, 1000 होता है। इसीलिए कोई पूछे आपसे कि 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, तो आपने क्या करा? आपने कुछ नहीं करा, ये किलो की फिगर को यहां रख दिया। किलो की फिगर कितनी होती है? 1000 होती है। किलो की फिगर कितनी होती है? 1000 होती है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा यार कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो क्या करा? ये किलो टर्म का कोई मतलब था। वैसे ही यहां मैंने क्या बोला? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो यहां नैनो का क्या मतलब है? नैनो भी हमारा क्या है? एक फिगर है, एक मैथमेटिकल टर्म होती है। जैसे नैनो बोल दिया तो इसका मतलब मैथमेटिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये भी डिस्टेंस को नापने का एक तरीका है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है। जैसे किलो क्या है? बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए हम यूज करते हैं, वैसे जो नैनो है ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, छोटी रेंज, उसको नापने के लिए हम नैनो टर्म यूज करते हैं। तो नैनो का मैथमेटिकल टर्म क्या होता है? नैनो का मैथमेटिकल टर्म होता है 10 रेज़ टू द पावर -9। 10 रेज़ टू द पावर -9 नैनो का मतलब होता है। मैं एन, नैनो से याद आ रहा है टाटा नैनो कार है, इतनी सस्ती, इतनी बढ़िया,
नैनो कार, मैंने सुना है अभी दोबारा से लॉन्च हो रहा है नैनो, सही है कि गलत है आई डोंट नो। लेट्स चलाओ ना, नैनो से बाढ़ रहे। नैनो का मतलब सीखिए, नैनो का मतलब है 10 रेज टू द पावर -9, 10 रेज टू द पावर -9। अब अगर मुझसे कोई पूछे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो आप क्या कहेंगे? 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। तो वैसे ही जो हमारी विजिबल रीजन की वेवलेंथ है उसकी रेंज कितनी होती है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। प्लीज काइंडली रिमेंबर दिस, याद रखिएगा। पूछ लेता है भैया, कंपटीशन में पूछ लेता है, किसी भी तरीके के एग्जाम में पूछ लेगा, हम भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। तो बेसिक सी इस रेंज को याद करना क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं। अभी इससे पहले अगर मैं 4-5 मिनट पहले चले जाओ, बोल रहे हो अरे नैनोमीटर क्या शब्द बोल दिया। नैनो का मतलब समझ लीजिए ना, नैनो का मतलब 10 की घात -9, 10 रेज टू द पावर -9। अच्छा, 400 नैनोमीटर का मतलब हो जाएगा 400 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। तो इसके अलावा भी हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर। मैंने क्या करा, देखो 4 था, 400 है, मैंने क्या करा 4 इंटू 100 लिख दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई में 10 की पावर -9 है। क्या मैं गलत बात, 10 रेज टू द पावर -9 है। अब मैं 100 को, क्या हो रहा है आज हो क्या रहा है ये 10 रेज टू द पावर -9 लिख दिया। 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 2। होता है नहीं होता है? 10 रेज टू द पावर -2 बिल्कुल होता है यार। ये तो आप सीख के आओगे ना, एक्सपोनेंट्स है ऐसे पावर में रखना। तो 10, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 100 को यहां से मिटा दूं, बिल्कुल मिटा देते हैं। ये 100 को मैं मिटा देता हूं, 100 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 10 रेज टू द पावर 2। अब देखिए -9 2 दोनों के बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड 2 प्लस -9 यानी कि -7। इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर। वैसे ही यहां पे क्या आ जाएगा? 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर। तो जरूरी नहीं है कि वो यही रेंज दे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये फिगर भी दे सकता है। तो आपको इस फिगर को भी याद रखना है। याद क्या यार, मैथमेटिक्स को समझ लेना है, याद तो पर्याप्त, याद जैसा कुछ है नहीं। अगर आपने बेसिक मैथ्स समझ ली, बेसिक फिनोमिना समझ लिया, तो पढ़ाई क्या टफ है? नहीं है यार, ये कुछ इतना बड़ा बात है नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका अभी आपके आने वाले पढ़ाई से बहुत ज्यादा लिंक है। अभी हमने ये समझा कि लाइट हमें जरूरी है, क्यों जरूरी है? ताकि हम आसपास की चीजों को देख पाए। अभी हमने लाइट की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में, नेचर के बारे में जाना कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां होगी। कोई आपसे पूछ ले तो अब आप बता सकते हैं ना कि वैक्यूम या एयर में सबसे ज्यादा होती है। कोई पूछे कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यार बताओ कि और मीडियम्स में क्या होगा, इससे कम होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, यही सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है लाइट की। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, लाइट मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। आप क्या समझते हैं नॉन मैकेनिकल वेव से? नॉन मैकेनिकल वेव से हम ये समझते हैं कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। हाँ, मीडियम आ जाएगा तो लाइट की स्पीड कम ज्यादा होगी, लेकिन मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं लाइट की वेवलेंथ को कम कर दूं तो बताओ उसकी स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? वो भी कम हो जाएगी। कैसे होगी? अरे सर आपने फॉर्मूला बताया था ना, V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो डिपेंड करता है सिर्फ सोर्स पे, तो हमें पता चल गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इतनी सारी चीजें हमने जो जानी है, ये सब लाइट के नेचर के बारे में है। अच्छा, आगे और पढ़ते हैं। बहुत अच्छी सी चीज, यहाँ बहुत प्यारी चीज लिखी हुई है भाई, ये बहुत ही इतनी अच्छी चीज लिखी हुई है। अगर इसको आप समझ लेंगे ना तो क्या वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या? लाइट इज सपोज टू हैव मासलेस पार्टिकल्स। लाइट एक्चुअल में जो ट्रेवल कर रही है, हम क्या कहते हैं, लाइट को ट्रेवल कराने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, का मतलब होता है कि पार्टिकल की जरूरत नहीं है जो उसको ट्रेवल कराए। तो वो फिर कैसे ट्रेवल कर रही है? हम ये बोलते हैं लाइट ट्रेवल कर रही है मासलेस पार्टिकल को लेकर। अब वो मासलेस पार्टिकल एक्चुअल में है क्या?
उसको हम एक नया नाम दे देते हैं। इसी ने पार्टिकल नेचर को समझाया लाइट के। ये पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए हमें एक मासलेस पार्टिकल की जरूरत थी जिसका नाम है फोटॉन। क्या है उसका नाम? फोटॉन्स है। तो वो जो लाइट रेज ऊपर से आ रही है वो डुअल नेचर रख रही है। पहला तो वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। और वो पार्टिकल एक्चुअल में क्या है? वो पार्टिकल है लेकिन मासलेस पार्टिकल है, उसका नाम है फोटॉन। वो क्या कैरी करता है? अरे मासलेस पार्टिकल है तो पढ़ ही क्यों रहे हैं? हम कहते उसे मासलेस पार्टिकल है बट वो अपने से एसोसिएटेड एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करता है, इसीलिए हमें उसे समझने की जरूरत है। अब ये किसने देखा यार? देखा किसी ने नहीं, एक्सपेरिमेंट हुए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बहुत अच्छे से समझाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने इसकी नींव रखी थी। सर प्लांक ने नींव रखी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको और पढ़ा, लुई देब्रॉय आए, उन्होंने वेव और पार्टिकल नेचर को मिलाया और डुअलिटी ऑफ लाइट के बारे में बताया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई ये फिजिक्स की पढ़ाई होने वाली है हमारी। मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर भी दे रहा हूं और जो चीजें हमारे लिए यहां समझने के लिए जरूरी है उन चीजों को भी समझाता जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझना है कि लाइट क्या करती है? एक मासलेस फोटोन को कैरी करती है। एक मासलेस फोटोन को कैरी करती है और वो मासलेस फोटोन क्या कैरी करता अपने साथ? कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही कैरी करता है। ठीक है, ठीक है। एनर्जी भी और मोमेंटम भी। एनर्जी भी कैरी करता है और मोमेंटम भी कैरी करता है। तो इन चीजों को देख लीजिए भैया, इन चीजों को देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या आया भैया। ये तो हमने लाइट ऑफ नेचर को समझ लिया। अब मैंने क्या बात करी थी? हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्चुअल में मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। हमने ये समझा अभी कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब हम ये समझते हैं कि लाइट एक्चुअल में क्यों, कहां से प्रोड्यूस हो रही है। लाइट प्रोड्यूस हो रही है सन से। अब सन से ऐसा क्या हो रहा है कि वो लाइट हम तक आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म का आप मतलब तो समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो एक वर्ड बोला मैंने और एक मैंने वर्ड बोला मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो और मैग्नेट। एक बहुत खास बात है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअल में प्रोड्यूस कब होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है जब एक चार्ज चलना शुरू करता है। एक चार्ज जब चलना शुरू करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। अब ये चार्ज एक्चुअली कहां भाग रहा है? ये स्पेस में जो हमारा सन है वो बर्न कर रहा है, वहां अलग अलग से रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रही है और उन्हीं रिएक्शंस के कारण वो जो चार्ज से एमिट हो रही रेडिएशंस है वो बाहर निकल रही है उससे। जब वो बाहर निकल रही हैं तो हम तक कौन कौन सी पहुंच पाती है? विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वाली। क्यों? क्योंकि बाकियों को बाहर निकलने और उस जोन से जहां ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं उस जोन से बाहर निकलने में जो एनर्जी है वो वहीं आधी एनर्जी निकल जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुअली में रेडिएशन की अगर बात करूं या वेव की बात करूं, इसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। जी एक्स यूवी IMR, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अगर मैं बीच में किसी को ना भूला हूं तो GXUVIMR बिल्कुल नहीं भूला। तो ये प्रॉपर एक रीजन होता है जहां हमारी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ क्या है? अरेंज्ड है, बिल्कुल है। अब इनमें से जो सन से आ रही रेडिएशंस है वो क्या क्या कैरी करती हैं? वो कैरी करती हैं ज्यादातर विजिबल रीजन का पोर्शन, माइक्रोवेव को रहने देते हैं, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। तभी तो बोलते हैं यूवी रेज हार्मफुल फॉर अस। क्यों कहते हैं? और ये हमारे जो अर्थ की बाहरी परत है, एटमॉस्फेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, उनकी मदद से ही हम इतने ज्यादा सिक्योर्ड हैं, उतनी हार्मफुल रेज से, रेडिएशन से हम बच के हैं। हमें सिर्फ विजिबल की जरूरत है, विजिबल हमारे तक पहुंच रही है ना। ओजोन का बहुत बड़ा इसमें खेल है। जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स उनका बहुत ज्यादा इसमें खेल है।
तो अगर मैं आपको बात बताऊं, ये जो इलेक्ट्रो और मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो टर्म आपने सुने ही होंगे, अमूमन सुने होते हैं। आजकल का बच्चा तो एडवांस है यार, जो देख रहा है वो बहुत एडवांस बच्चा है, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो बहुत सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? जब एक चार्ज ट्रेवल करना शुरू कर दे, एक चार्ज है वो भागना शुरू कर दे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपस में प्रोपोगेट कर रही है? ये कुछ इस तरीके से कर रही है कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं। एक चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या होंगी, क्या कर रही होंगी? पैदा हो रही होंगी और प्रोपोगेट कर रही होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब तीन अलग अलग प्लेन में कंसीडर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम में एक एक्सिस के अलोंग हो रही है, एक प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे प्लेन में, और ये प्रोपोगेट किसी तीसरे प्लेन में कर रही है। समझ रहे हो? मैं यहां ब्रेक डांस नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेन में कर रही है, मान लो ये वाला प्लेन है जो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये वाला प्लेन है। तो अभी मैंने दो प्लेन की बात करी, एक तो मेरा हाथ वाला, ऐसे समझ लो, एक तो ये हाथ वाला और एक ऐसे वाला। अभी एक प्लेन और बचा, कौन सा वाला? इस सामने वाला, ऐसे ऐसे वाला। कहने का मतलब है, मैं फोन को देखूं अपने, तो ये मेरा फोन है, यहां मेरा एक प्लेन, ये मेरा दूसरा प्लेन, ये मेरा तीसरा प्लेन, जिसको मैं अपने परपेंडिकुलर देख रहा हूं। ये जहां आपको बस फोन की एक साइड दिख रही है, अगर मैं इधर तिरछे पे आकर देखूं तो मुझे फोन ऐसे दिख रहा है, जो ये वाला प्लेन है ना, है। आपको वो मिरर वाला डांस करके दिखाते हैं, ऐसे वाला, ये वाला, ये एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, और एक प्लेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। एक, दो और तीन। तो इस प्लेन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड, इस प्लेन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल किस प्लेन में कर रही है? ये वाले प्लेन में कर रही है, आपकी तरफ ऐसे। तो अगर मैं बात करूं ट्रेवल करने की, तो वो कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही है, वेव बनाती हुई। इसको और बेहतर तरीके से अगर आपने समझना है तो लेट मी टेक यू टू दिस। कहां गया? आ जा भैया, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है कैसे कर रही है? ये इसमें है, वो उसमें है, और प्रोपोगेट आगे कर रही है। ये इसमें है, वो उसमें है, और प्रोपोगेट आगे कर रही है। यहां बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? The direction of propagation of electromagnetic wave is perpendicular to both electric and magnetic fields, respectively. जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी जो अपना ऑसिलेशन है, प्रोपोगेशन है, जो वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में कर रहे हैं। मतलब दो आपस में परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के कारण तीसरे परपेंडिकुलर प्लेन में ये भाग रहे हैं। इसीलिए थ्री डायमेंशन की बात हो रही है, एक्स वाई जेड। एक को मान लो एक्स वाई प्लेन में, एक को मान लो वाई जेड प्लेन में। तो जो ट्रेवल कर रहे हैं वो कौन से में कर रहे हैं? एक्स जेड प्लेन में। जो प्रोपोगेट कर रहे हैं वो एक्स जेड प्लेन है, प्रोपोगेट करने का एक्स जेड प्लेन है। आई मेरी बात समझ में? तभी तो मैंने तीन प्लेन बनाकर दिखाया आपको, एक, दो, तीन, ऐसे। आई मेरी बात समझ में? अभी आप मुझे क्या कर रहे हो? टू डायमेंशनल प्लेन में देख रहे हो ना, अपने मोबाइल स्क्रीन में, अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, तब आप नहीं फील कर पा रहे हो। अभी अगर आप मेरे सामने लाइव हो, इधर बैठे होगे, तब आप देखोगे, अरे सर आप तो यहां भी घूम रहे हैं, अरे सर आप यहां भी घूम रहे हैं। फैक्ट की बात पता है, भगवान ने एक ही आंख क्यों दी, दो क्यों दी? ताकि हम ये थ्री डायमेंशनल या फिर मल्टी डायमेंशंस को फील कर पाए। एक आंख से केवल आप टू डायमेंशनल प्लेन देख पाएंगे अपने आसपास का। दो आंखें आपको थ्री डायमेंशन या उससे ऊपर के डायमेंशंस देखने में बहुत मदद करती है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लिखा हुआ है, व्हाई टू आईज आर इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आई के चैप्टर में देख लेना, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन वहीं से है। तो ये देखो, ये प्रोपोगेशन का कुछ तरीका देखो कैसे कर रही है। ये वाला क्या कर रहा है? अगर मैं आपको वापस लेकर चलूं इधर, तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एक क्या कर रहा है। एक कुछ इस तरीके से कर रहा है। ये मान लीजिए मेरा एक प्लेन, ये मान लीजिए पूरा मैं मिटाने वाला हूं, ये मान लीजिए दूसरा प्लेन, ये मान लीजिए मेरा तीसरा प्लेन। इस वाले को थोड़ा इधर पे ले आते हैं ऐसे,
ये। अब एक क्या कर रहा है, एक खेल रहा है रिंगा रिंगा रोजेस है, यहां पे को स्क्विड गेम का गाना चल रहा था ना, एक इधर ले लेते हैं। क्या वो कैसे कर रहा है, डे 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 डे, ये ऐसे भाग रहा है आगे पीछे, ये सिर्फ यही खेल रहा है, इसके कारण वेव प्रोड्यूस हो रही है। जब ये ऊपर आ रहा है तो वेव यहां है, जब ये ऊपर आ रहा है तो वेव यहां है, जब ये नीचे जा रहा है तो वेव नीचे है। मान लो ये यहां है, ऐसी जब ये नीचे उतरता रहेगा, जब ये नीचे उतरता रहेगा तो हमारी वेव भी नीचे उतरते रहेगी, फिर यहां पहुंच जाएगी, फिर ऐसे आएगी ऊपर नीचे। तो इसके कारण जो वेव पैदा हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है, ऐसे। और ये क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे भाग रहा है, कहां भाग गया ये ऊपर नीचे भाग रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो इसके कारण जो वेव पैदा हो रही है वो कुछ ऐसे हो रही है, गंदी बन गई थोड़ी, ये। और ये क्या कर रहे हैं, आपस में प्रोपोगेट सामने को हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपस में प्रोपोगेट सामने को हो रहे हैं। यही तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये देखो ऐसे, वो लेटा हुआ है, वो उठा हुआ है, और प्रोपोगेट सामने कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ में आई कि नहीं आई? आई हो गई। अगर नहीं आई तो बहुत बुरा है। एक बार आपको फिर से उसको दिखाते हैं, क्या है वो, कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। अब ये थोड़ा जूम हो जाएगा और बेहतर हो गया, तो बढ़िया हो गया। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये ऊपर प्रोपोगेट कर रहा है, ये ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऑसिलेट कर रहे हैं। और जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपस में ऑसिलेट कर रहे हैं, एंड प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, यानी कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेन में हो रहा है ये सारी चीजें। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां जो स्टेटमेंट्स लिखी है, लेट अस रीड देम आउट। क्या बताना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग चार्ज विच प्रोड्यूसेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। कौन ऑसिलेटिंग चार्ज करता है, ये कौन करता है, ऑसिलेटिंग चार्ज। एक ऑसिलेटिंग चार्ज की खूबी है, जब भी वो ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है, और वो जो रेडिएशंस निकल रही है उससे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। और ये बहुत ही काम का पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स ही बहुत ज्यादा काम का है। इस बॉक्स के ऊपर हम एक स्टार भी लगा लेते हैं, ये स्टार को समझ लीजिएगा कि ये काम की चीज लिखी हुई है, जो मैं पहले भी पढ़ चुका था, फिर से पढ़ दिया है। ट्रांसवर्स एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। अब ये क्लास 9th का टॉपिक है, जिसे मैं आगे चलकर आपको और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, विद अ प्रॉपर एक्टिविटी के साथ समझाऊंगा। ट्रांसवर्स का अभी मैं आपको बेसिक मीनिंग ये बता देता हूं कि अगर हमारी कोई वेव ट्रेवल कर रही है, कैसे कर रही है, मान लो पार्टिकल है, उसका ऑसिलेशन और वेव का ट्रेवल होना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है, ये पार्टिकल रखा है, ये ऊपर नीचे कर रहा है, और इसके कारण वेव ऐसे बन रही है ना। तो वेव ऐसे बन रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे नाच रहा है, और वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, सामने ट्रेवल कर रही है। तो ये जो वेव ट्रेवल कर रही है और जो ये पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, ये दोनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर। देखो वेव आगे गई, पार्टिकल ऊपर नीचे, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसे वेव्स जहां पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, वो वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। इसीलिए इसको ट्रांसवर्स इन नेचर कहा गया। क्यों? क्योंकि जहां चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है और वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऊपर वाली लाइन में लिखा है ना, यस। अब आगे देखते हैं, हम कर रहे थे बात स्पेक्ट्रम की। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम को अगर हम समझें, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? हाँ, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास दो अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, यानी कि जहां हम अलग अलग रेंज में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग रेंज की हमें क्या मिल जाए, अलग अलग रेडिएशंस मिल जाए। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है।
विजिबल स्पेक्ट्रम इस मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। विजिबल लाइट, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये इसका एक छोटा सा हिस्सा कुछ इस तरीके से है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस विजिबल लाइट वाले रीजन में ये अंदर आते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था ना, GXUVIMR, GXUVIMR, इसको अगर हम याद कर ले तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इन्हें समझना। GXUVIMR, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। तो GXUVIMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने का एक तरीका है। ये क्या है, इस पैटर्न को, इसको हम बोल सकते हैं, अगर आपको इतनी चीज मैं सिखा ही रहा हूं तो मैं ये भी काम की चीज सिखाऊंगा कि ये जो है हमारा, ये होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे जैसे मैं गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाऊंगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी। और जैसे जैसे मैं रेडियो वेव की तरफ जाऊंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का इंक्रीज करने का ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज करने का ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की। इसीलिए रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करा जाता है फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना अगर हमें, तो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव ज्यादातर यूज होती हैं। और अगर मैं बोलूं मुझे किसी भी चीज को पेनिट्रेट करना है तो गामा रेज ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है ना। बोम्बार्डिंग के काम बहुत ज्यादा आता है, ब्लास्टिंग के काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेडियो वेव का वेवलेंथ ज्यादा। अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये बहुत दूर तक ट्रेवल करेगी, बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी। अब इसी में से जो हमें दिख सकता है, हमें केवल दिखने वाला रीजन कौन सा है? ये विजिबल रीजन। इससे पहले अल्ट्रावायलेट रेज जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, इंफ्रारेड रेज जिसका फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से कम होता है। और विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी नहीं तो हम क्या पढ़ा? वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा मायने रखती है। जो चार्ट होता है हम वेवलेंथ के तौर पर ज्यादा याद रखते हैं। तो ये विजिबल लाइट का जो रीजन है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि विबग्योर, इसी से तो याद रखा है हमने इसको, VIBGYOR। ये विबग्योर का रीजन क्या होता है? 400 से 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जहां रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है। आई मेरी बात समझ में? ये याद रखिएगा कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है। अब ये जब कंबाइन फॉर्म में आता है तो हमें एक लाइट के तौर पे दिखता है जिसे हम सफेद बोलते हैं। तो वो जो व्हाइट लाइट है कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। अ व्हाइट लाइट कंपोज ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स जो कि है हमारे विबग्योर। इसको हम व्हाइट से ही लिख देते हैं, विबग्योर, जो कि है हमारा विबग्योर। इसको हम रख लेंगे एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये हमारी बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है। आई मेरी बात समझ में? अब धीरे धीरे हम आ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना, क्योंकि यहीं से हमारा एक्चुअल एनसीईआरटी का पोर्शन शुरू होता है। लेकिन अगर हमें ये सारी चीजें समझनी थी तो हमें उन सब चीजों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि लाइट एक्चुअल में क्या है, ये रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, इसके क्या डिफरेंट लॉज हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर आपको समझाऊं तो उससे पहले
मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि हमें अगर समझना है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट, इमेज, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऑब्जेक्ट की जरूर बात करना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर हमसे कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या है तो हम क्या जवाब दें उसके अंदर। कोई हमसे पूछे ऑब्जेक्ट क्या है तो उसका हम क्या जवाब दें। ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे। देखिए, अगर हमसे कोई ऑब्जेक्ट के बारे में पूछे तो हम जवाब देंगे एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा, एनीथिंग जो कि या तो अपनी लाइट खुद की एमिट करे, है ना, एनीथिंग विच, एनीथिंग विच एमिट्स एमिट्स इट्स ओन लाइट। क्या लिख दिए, एमिट्स इट्स ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट एमिट करे, और एमिट्स और रिफ्लेक्ट लिख देते हैं। या फिर हमें ये बोलना है कि ऐसा ऑब्जेक्ट या तो अपनी खुद की लाइट को एमिट करे या फिर किसी दूसरे की लाइट को एमिट करे। जैसे कि खुद की लाइट एमिट करने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सन, सेलेस्टियल बॉडी, है ना, या कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स जो इल्यूमिनेट करना जानता है, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलईडीज, ये सब क्या है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जो खुद से लाइट क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। या फिर और which reflects light, which reflects light, यानी कि जैसे हमारे पास इतने आसपास इतने सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पे क्या हुआ, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद हमने एमिट कर दी। अब एमिट करने पर जो आपकी आंखों में लाइट रेज गई, आपने वो परसीव करी, तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा कुछ या तो खुद की लाइट एमिट करे या उस पर जो लाइट गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट करे, है ना, तो वो ही क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। लाइट की अगर मैं बात करूं, तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट बहुत ही अतरंगी सी चीज है, बहुत ही ज्यादा अतरंगी सी चीज है भैया, ये तो सच्चाई है। लाइट एक बहुत ही अतरंगी चीज है। लाइट को अगर हमें समझना है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, we consider geometric means where we define two terms, हम दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है अरे, और दूसरा क्या है, बीम। रे का मतलब क्या है, बीम का मतलब क्या है। देखिए, जो लाइट है इसकी स्टडी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल है। हम ज्योमेट्री की बहुत ज्यादा मदद लेते हैं लाइट की स्टडी को
लाइट को स्टडी करने के लिए। अब लाइट को स्टडी करने के लिए हमें लाइट को और छोटे टर्म्स में बांटना पड़ेगा। हम लाइट की डायरेक्शन को ही उसका पाथ मानते हैं, या फिर उसके पाथ को ही उसका डायरेक्शन मानते हैं, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है। अब वो डायरेक्शन हमें दिखानी है तो हम एरो का इस्तेमाल करेंगे। अब एरो का इस्तेमाल करेंगे एक लाइन के ऊपर। अब लाइन क्या है, ऐसा मान लीजिए कि अभी जो लाइट फॉलो कर रही है, लोग लाइट फॉल हो रही है। कैसे पता चलता है लाइट फॉल हो रही है? आप यूजुअली देखें कि विंडोज से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं इसे। जैसे विंडो है, विंडोज से क्या होती है, सनरेज अंदर गिर रही होती है, तो हमें क्या लगता है कि ऐसे एक पाइप की फॉर्म, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ सोर्स गिर रहा है ना, इल्यूमिनेटिंग सोर्स। कैसे पता चलता है? डस्ट पार्टिकल उस समय क्या कर रहे होते, चमक रहे होते, तो हमें वो नजर आ रहा होता आता हुआ। इसको कंसिडर कीजिए, इसकी एनालॉजी लीजिए बिल्कुल अपने घरेलू आसपास की चीजों से। सबसे बेस्ट है घर में मम्मी की झाड़ू, जिससे कभी कभी पिटाई भी खाते हैं हम। तो वो जो ब्रूम है, झाड़ू है, वो जो झाड़ू बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? बंच ऑफ क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? तो सीख बोलते हैं यार भाई। ऐसे बहुत ज्यादा झाड़ू की ऐसे 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 सीखों से मिलकर बना होता है ना वो झाड़ू, ये झाड़ू। तो वो जो झाड़ू का बंच ऑफ सीख है, वो पूरा मिलाकर झाड़ू बन रहा है ना, तो वही बीम है। बीम क्या है? बंच ऑफ रेज। और रे क्या है? एक सिंगुलर। मतलब वो जो लाइट सोर्स से आ रही लाइट है, उसको मैंने बिल्कुल कंसिडर कर दिया इनफाइनाइटेसिमली सिंगल लाइन में। वो सिंगल लाइन क्या कहला रही है? रे कहला रही है। तो जब मैंने लाइट रे को बिल्कुल सिंगुलैरिटी में ब्रेक कर दिया, जब मैंने वो लाइट को सिंगुलैरिटी में ब्रेक कर दिया, तो मुझे एक लाइन मिली। इस लाइन के ऊपर जब मैंने डायरेक्शन दे दी, ये कहलाई एक रे। और जब मैंने ऐसे ही बंच ऑफ रेज ले लिए, जब मैंने ऐसे ही बंच ऑफ रेज ले लिए, ये ऐसे ही बंच ऑफ, अरे कहां भाग गया, ऐसे ही बंच ऑफ रेज ले लिए। खेल रहा है क्या? अरे 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 क्या हो रहा है? अब चल नहीं उठना चाह रहे, इसी के साथ खेलते हैं। हाँ, जब हमने ये बंच ऑफ रेज ले लिए, जब हमने ये बंच ऑफ रेज ले लिए, इन्हें ही क्या कहा गया? इन्हें कहा गया बीम। इन्हें ही क्या कहा गया? बीम कहा गया। अब ये बीम कब कहलाएंगी? जब इनके ऊपर एरो होंगे। तो हमें ये एरो भी बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या कहलाई? एक बीम कहलाई। बीम क्या है? बंच ऑफ रेज। और रे क्या है? अ लाइट ब्रॉट टू सिंगुलैरिटी। लाइट को जब हम सिंगुलैरिटी तक ले आते हैं, यानी कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पोर्शन में ले आते हैं, तो हमें एक रे कहलाई जाती है। वो लाइट क्या कहलाई जाती है? रे कहलाई जाती है। कैसे ऑब्टेन करें? मान लीजिए आपने क्या करा, एक टॉर्च ली, टॉर्च में आपने ब्लैक चार्ट से उसको ढक लिया। अब वो लाइट बाहर तो नहीं आ रही, अंदर ही ट्रैप हो गई है। आपने क्या करा, एक पतला सा पिन लिया, पिन को वहां पे क्या करा, पिंच कर दिया। अब वो छोटी सी जो स्लिट बन गई, विंडो बन गई, उससे जो बाहर आ रही एक रे होगी। अब क्या कहूंगा मैं उसको, लाइट को रे बोलूंगा। वो जो फॉल कर रही लाइट होगी वो रे कहलाएगी। और उसकी डायरेक्शन, उस लाइट को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ड्रॉ करते वक्त, रिप्रेजेंट करते वक्त हम उसको एक लाइन से दिखाएंगे जिसके ऊपर एक एरो होगा। वही क्या कहलाएगी? एक रे कहलाएगी। जब ऐसे ही बहुत सारी रेज को हम ले लें, तो बंच ऑफ रेज क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। बंच ऑफ रेज क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। और इन्हीं दोनों का इस्तेमाल हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की स्टडी में। अब जो रेज है, ये रेज एक ऑब्जेक्ट से किस तरीके से निकलती है? ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट साइज का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा एक्सटेंडेड भी हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज डाइवर्जिंग भी हो सकती है, कन्वर्जिंग भी हो सकती है। उनको दिखाने का भी एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जब ये एक लाइट रे, पहले हम एक लाइट रे को पढ़ेंगे। अगर हमने एक को पढ़ लिया तो हम बीम को समझ जाएंगे।
बीम को समझ जाएंगे तो सोर्स से आने वाली जितनी भी लाइट रेज हैं उन सब का नेचर हमें पता चल गया। तो यही जरूरत थी उस लाइट को सिंगुलैरिटी तक ब्रेक करना, ताकि हम उस सिंगुलैरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाए। और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब ये लाइट रे ट्रेवल करती है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में रह जाए, बस उसका पाथ बदल जाए, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। पाथ कैसे बदले? लाइट तो सीधे ट्रेवल करती है, लाइट रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। इन सभी चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम आगे आपको मिलेंगे जल्द ही। कहां मिलेंगे ये आप सभी को पता है। उससे पहले अगर मैं सभी चीजों को समराइज कर दूं, तो हमने पहले लाइट के नेचर को समझा, लाइट के नेचर तक पहुंचे, लाइट के नेचर से पहुंचने के बाद हमने लाइट के और अलग अलग रूप देखे, हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाई करी। हमने ये देखा कि विजिबल रीजन जो हमें दिखता है वो किसका पार्ट है, उससे बड़ा एक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है। हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना तो अब हम सीखेंगे। अभी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा। अगर हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है लाइट की, तो हमें लाइट को ब्रेक करने पड़ा एक सिंगुलैरिटी तक, जिसे हमने रे नाम दिया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हम उसके बाद पूरे लाइट, कोई भी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, उसके फेनोमेना को अच्छे से समझ पाएंगे। ये थी हमारी अभी तक की समरी जो हमने समझा। इसको और डेवलप करेंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आसपास की फिजिक्स लगाकर इस चीज को समझेंगे और अपने इस चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि अभी से हम बोर्ड्स के लिए तैयार रहेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको थोड़ा और एडवांस स्टडी करवाऊंगा, जिसमें हमारे 12th के कुछ पोर्शंस कवर हो और कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, ताकि हमें खुद से डेवलपमेंट दिखे। खुद से डेवलपमेंट दिखना ही तो एक संघर्ष है। अगर ये संघर्ष हमें नजर आ रहा है करने में, तो पढ़ाई और इस जर्नी का एक अलग ही मजा होता है। तो हमने जो जर्नी अभी शुरू करी, इसको हम फॉलो करते रहेंगे। अभी मैं आपको होमवर्क से एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁻�4 मीटर पर सेकेंड होती है। अब मान लीजिए किसी लाइट की वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर, वैसे ही 550 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। ये 3 अलग अलग दिए, तो इन 3 अलग अलग के लिए 3 अलग अलग आंसर आएंगे। तो मुझे ये बता दीजिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी इनकी, ये होमवर्क कीजिए, जितना भी हमने पढ़ा उसको रिकैप कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए अभी मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।